नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी, वो फिर से दोहराना चाहता हूँ। उसके बाद से हम क्वेश्चन की बात करेंगे और आगे भी मैं बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये बात ध्यान में नहीं है तो आप तैयारी भी गलत डायरेक्शन में करेंगे और बार बार फेल भी होंगे। बात सीधी सी है कि अगर आप सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत के दम पे यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो लगभग असंभव है। अगर आप ज्ञान के आधार पर निकालना चाहते हैं तो लगभग असंभव है। आपको पढ़ने के साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि यूपीएससी का पैटर्न है कैसा, यूपीएससी किस लाइन में आपको फंसा रही है, कहाँ पर कौन सी ट्रिक काम आएगी। लोग समझते हैं कि ट्रिक मतलब कोई शॉर्टकट होता है। ट्रिक मतलब ऐसी चीज़ जिनके बिना भी काम चल जाएगा। भाई, कहने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं तो लोग ट्रिक कह देते हैं, उपाय कह देते हैं। ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये तैयारी का अनिवार्य हिस्सा है। इसके बिना आज तक किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला है। आप सिर्फ ये सोच के नहीं जा सकते कि मैंने जितना पढ़ा है उतना ही कर लूँगा और हो जाएगा। नहीं होता है। इसीलिए जो बातें मैं बता रहा हूँ उन्हें गंभीरता से लीजिए, अपनी तैयारी का अभिन्न हिस्सा मानिए और इन दोनों को जोड़ कर आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तैयारी में पढ़ाई को कम महत्व दीजिए। ये आपके पैरों की तरह, मान लीजिए 2 पैर हैं आपके, ये पढ़ाई है और ये यूपीएससी के पैटर्न की समझ है। अगर इनमें से कोई भी एक कमज़ोर पड़ गया आपका पैर, तो दौड़ना तो दूर की बात है, अब चल भी नहीं पाएंगे। और ये रेस है, दौड़ना है, दूसरों से तेज दौड़ना है। आपको अपने दोनों पैरों को बराबर मजबूत रखना होगा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अब सीधे आते हैं मुद्दे पे। आप जानते हैं कि हम यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हल करना है, कौन सी ट्रिक कहाँ पे काम आएगी, वो सब कुछ देख रहे हैं। और उसी के तहत आज ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि इसमें क्या बात समझने लायक है। प्रश्न पूछा गया है, इस तरह का फॉर्मेट पहले आप समझ लीजिए कि एक लाइन लिखी रहती है, उसके बाद से कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं, शब्द होते हैं, ये कुछ नाम हो सकते हैं। उसके बाद से नीचे यहाँ पर सीधी सी बात एक लिखी जाती है कि कूट का इस्तेमाल करके बताइए कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। हमेशा याद रखिएगा, चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो, अगर यहाँ पर लिखा है कौन सा कथन गलत है, कौन सा असत्य है, उसे गोला ज़रूर करिए। आपके पास पेन तो है ही, पेंसिल है, जो भी लेके आप बैठे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर गोला बनाना अनिवार्य है। क्योंकि फ्लो में कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार पढ़ते हैं, आपको पता है कि पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, लेकिन जब विकल्पों पर विचार कर रहे होते हैं और वापस यहाँ कूट देखने की बारी आती है तो आप भूल जाते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। 0.005, 0.01 इतने नंबर से लोग पीछे रह जाते हैं और यहाँ आपके 2 नंबर तो इसके गए, ऊपर से माइनस मार्किंग लगभग 2.5 नंबर के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जब भी यहाँ देखें कि लिखा है कौन सा गलत है, कौन सा असत्य, यहाँ गोला करिए। दूसरी बात, इस फॉर्मेट में असली खेल यहाँ होता है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें भी कीवर्ड आपको यहीं पर मिलता है, क्योंकि ये जो कथन दिए गए हैं, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी के बारे में है। ऊपर क्या लिखा गया है इसी के बारे में है। तो पढ़ देते हैं एक बार। आज मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझाना चाहूँगा। मैंने पहले ही इस बात की इजाज़त ले ली है आपसे, फिर से ले लेता हूँ इस क्लास में भी, कि मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाने दीजिए। मैं जल्दबाजी में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर करना चाहता। पता चले कि 50 प्रश्न हल कर रहे हैं, बता रहे हैं एक ही बात। उससे बढ़िया कि एक ही प्रश्न हल करें और उसी से ऐसी बातें बताएं कि 50 प्रश्नों में उसका लाभ मिले। ठीक है, तो आज मैं कई सारी चीज़ें इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा इसमें, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। अच्छा, तो क्या पूछा गया है, पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। इस बात का इसको ध्यान रखिएगा, मैं याद दिलाऊंगा जब मैं पॉलिटी में एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको नीति निर्देशक तत्वों में, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि इन्वायरमेंट में मैंने बात की थी, इस कथन में कुछ मिलता जुलता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए कि पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं, इनमें से कौन कौन है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक जल्दबाजी महसूस होती है। हमने पढ़ लिया कार्बन चक्र,
कार्बन चक्र पे प्रश्न पूछा गया है, नाइट्रोजन चक्र पे प्रश्न पूछा गया है, फास्फोरस चक्र पे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से आते रहते हैं प्रश्न। ठीक है, कार्बन चक्र देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा और जल्दी जल्दी कथन पढ़ना शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन कथनों पर जितना ध्यान लगाते हैं, अगर थोड़ा सा रुक जाएं और इस कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा विचार कर लें तो हमें आसानी से उत्तर मिल जाता है। अब ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट है, जिसने अपने ज्ञान को आधार बनाया है, वो देखिए कहाँ फंसेगा। कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हो जाएगा। अब ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि नहीं निकलती है? अच्छा, लावा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, हो सकता है निकले। श्वसन से होता है कि नहीं? हाँ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैव पदार्थ के क्षय से निकलता है कि नहीं यार, पता नहीं। तो ये हर लाइन में ये व्यक्ति अपने मेमोरी पर जोर डालेगा कि मुझे क्या याद है और क्या नहीं है। ज़्यादा मेहनत करने वालों की यही समस्या है, क्योंकि हम जब ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे ही आधार बना रहे होते हैं कि हम इसी के दम पे निकालेंगे, तो हम वहाँ बैठ के अपने जो एक तरह से कहीं एक बैंक बना रखा है तथ्यों का, कंसेप्ट्स का, उसमें खोजने लगते हैं। बहुत समय ख़राब होता है। अगर कोई व्यक्ति समझदार है तो वो एक नज़र में जब इनको पढ़ेगा तो ये विचार करेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस बारे में मुझे ऑप्शन ढूंढना है। और आपने पहले ही इसका उत्तर खोज लिया है तो ये मत समझिएगा कि आपने क्रैक कर लिया है, मज़ा आ गया है। इस तरह के और भी प्रश्न होते हैं, उन सबको ध्यान में रख कर, ये तो एक प्रतिनिधि है, सबको ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ। अब कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान देता है। इस पर ध्यान लगाने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कार्बन चक्र होता क्या है। ठीक है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं कहाँ ध्यान दे। वैसे चाहूँ तो मैं अभी तुरंत ट्रिक बता दूँ, क्या हो जाएगा उससे? मज़ा नहीं आएगा। अब आगे ये तो आ चुका है, ये प्रश्न तो पूछा जा चुका है, हो सकता है दोबारा ना पूछा जाए, तो क्या फ़ायदा होगा? इसलिए थोड़ा समझिए। कार्बन चक्र क्या होता है? ये धरती है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं ये वायुमंडल है। अब सामान्य तौर पर धरती पे जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, आदान प्रदान चलता रहता है। जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे, तो ये बेसिक कंसेप्ट शुरुआत में ही, पहले चैप्टर में ही आप समझ जाते हैं कि आदान प्रदान कैसे होता है। आगे चल के एक विशेष चैप्टर भी होता है। तो कार्बन के मामले में होता ये है कि कार्बन गैस के रूप में भी है और कार्बन ठोस चीज़ों में भी है। ये एक चक्र चलता रहता है, गैस से ठोस, ठोस से गैस, ये होता रहता है। इसमें जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है कि एक पौधा है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक पेड़ है। ये खाना कैसे बनाता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 5वीं की क्लास में, या एक कक्षा 5वीं की क्लास में, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो, खैर कक्षा 5 में आपने पढ़ा होगा कि ये जो पौधा है खाना बनाते समय वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूरज की रोशनी की उपस्थिति होती है, अपने तने के माध्यम से जड़ से जल लेता है, कुछ और खनिज भी आ जाते हैं उसमें, और ये अपना भोजन बनाता है। भोजन बना, पत्तियां बढ़ रही हैं, पेड़ बढ़ रहा है। तो इस प्रक्रिया में ये जो कार्बन है ये जाके इस पौधे के शरीर का हिस्सा बन रहा है, ठीक है। टहनियाँ मोटी हो रही हैं, पेड़ बड़ा हो रहा है, तो ये सारा कार्बन ठोस रूप में बदल रहा है। फिर किसी के मन में आया कि यहाँ से इसको काटते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं घर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बाकी चीज़ों को साइड रखेंगे, डिस्कस उसमें नहीं करेंगे कि नैतिक है अनैतिक है। मान लेते हैं कि इसको काट दिया किसी ने, अब पेड़ कट गया, पेड़ को रखा हुआ है, धीरे धीरे लकड़ी उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो अब किसी वजह से मान लेते हैं ठंडी पड़ गई, ठंडी में उसने सोचा कि इसको जला देते हैं। जब इसको हम जलाते हैं लकड़ी को, तो वो जो कार्बन था जो इसमें स्टोर हो गया था वो कहीं नष्ट नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस उसका स्वरूप बदल गया था, वो मुक्त हो जाता है। गैसेस बहुत सारी निकलती हैं, उसमें कार्बन भी निकल जाता है और ये फिर से वायुमंडल में मिल जाता है। ये अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, इसके इतने सारे पहलू हैं कि इस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम लोग कई दिन इस पर डिस्कस कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर हर चीज़ इस पर कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल कार्बन चक्र पूरा हो गया। वायुमंडल से ठोस हुआ, ठोस से वायु में गया, ये सिंपल सी बात है। अब इसमें पूछा ये गया है कि पृथ्वी ग्रह पर
यहाँ से इसका मतलब ये है कि कार्बन चक्र नॉर्मली इस वायुमंडल में कैसे आ जाता है वापस कार्बन चक्र में, ठीक है। योगदान देने वाले कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो यहाँ से धूल धुआं सब निकलता है, इसमें कार्बन भी निकलता है। कार्बन कहाँ से आता है? आपने अगर पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में थोड़ा पढ़ा है तो आप जानते हैं कि सतह के नीचे कई बार ऐसा हुआ है कि जो है भूकंप आया है, धरती इधर उधर हुई है, तो नीचे जीवाश्म दबा हुआ है, बहुत सारी गैसेज हैं, तो कार्बन भी होगा, मीथेन भी होगा, सल्फर भी होगा, वो गैसें यहाँ से निकलती हैं। तो ये ठीक है, मिल गया। श्वसन क्रिया से हमने वायुमंडल से ढेर सारी जितनी भी गैसेज हैं, जो जहाँ भी हम भी सांस ले रहे हैं, अगर आप दिल्ली में हैं तो वहाँ की गैस, इलाहाबाद में है तो वहाँ की गैस, गांव में है तो वहाँ की गैस, सारी गैसेज एक बार अंदर गई, उनमें से ऑक्सीजन को शरीर ने सोख लिया, बाकी गैसें बाहर आ गई। ज़्यादातर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आप देखते हैं कि कार्बन हम बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं निकाले, बाकी गैसेज भी निकलती हैं, तो उससे भी कार्बन बाहर निकल गया, ठीक है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण और जैव पदार्थ का क्षय। तो जैव पदार्थ के क्षय में अभी मैंने बताया कि भाई जल गया कोई जैव पदार्थ, चाहे जल के हुआ हो या फिर वो ऐसे ही लकड़ी पड़े पड़े सड़ गई, छोटे छोटे कीड़ों ने उसको खा लिया, और उस माध्यम से भी आप देखेंगे कि वो लकड़ी अब समाप्त हो चुकी है, मिट्टी बन चुकी है, उसका कार्बन जो है किसी न किसी रूप में वो मुक्त हो चुका है, वायुमंडल में मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें योगदान करती हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो कंसेप्ट आपने समझा दिया, तो इसके आधार पे तो हम उत्तर पा ही लेंगे। ट्रिक कहाँ है इसमें? ट्रिक ये है कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो जितना कहानी मैंने बताया उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। कैसे? जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, धीरे धीरे सब इंप्रेशन आता है, जब आपने टॉपिक अच्छे से समझा है तो समझ में आता है कि सब ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, ऐसे होता है। कुछ लोग यहाँ श्वसन में कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो अभी क्लियर कर दिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से कंसेप्ट बता दिया, सब आप जान गए, उत्तर भी आपने सोच लिया होगा। मान लेते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपने हाई स्कूल तक जो पढ़ा था उसी का आइडिया है कार्बन चक्र के बारे में थोड़ा सा। अब इसको पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पे आके सच में अगर आप थोड़े से अलर्ट हैं तो आप सोचेंगे, इस सब पे सोच ही रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पे अगर आप सोचें तो यहाँ से आप उत्तर तक पहुँच सकते हैं। और अगर दूसरे एंगल से सोचें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि सब सही है तो आप यहाँ जाएंगे, और अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ दिक्कत है, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया तो आप जान गए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधों ने कार्बन को लिया, ठोस रूप में बदल दिया, तो ये मुक्त नहीं किया, योगदान नहीं दिया कार्बन को। इसीलिए तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। पेड़ क्या करेंगे? वायुमंडल में जो कार्बन है उसको सोख लेंगे, स्थिर कर देंगे, एक जगह पकड़ के रख लेंगे, तो कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी वायुमंडल में, ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। तो ये प्रकाश संश्लेषण योगदान नहीं कर रहा है बल्कि कैप्चर कर रहा है। ये चीज़ अगर आपने पकड़ ली तो आपको पूरी कहानी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये कहेंगे कि ये तीसरा वाला तो नहीं है, और जब तीसरा नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड आएगा, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आप इन दोनों में फंस गए, लेकिन यहाँ भी फंसान उस तरह की नहीं होगी, क्योंकि श्वसन आप सामान्य तौर पे जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं बाहर, तो ये तो होगा ही, ठीक है। तो ये यहाँ भी दो, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ज्वालामुखी आपने सोचा ही है, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे ख्याल से फिर आप फंस सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि भाई ज्वालामुखी में तमाम तरह की गैसें निकलती हैं, कार्बन भी निकलता है, ठीक है। तो एक तो सही है, तो अगर सिर्फ एक को पकड़ लें कि एक सही है, या फिर चार को ही पकड़ लें कि चार सही है, तो भी आप एक और चार से यहाँ पे आ सकते थे। तो ये कन्फ्यूजन कोई उतनी बड़ी कन्फ्यूजन नहीं है, आप इस तरीके का इस्तेमाल करके भी सही उत्तर तक पहुँच सकते थे। अब तो दोबारा से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ संक्षिप्त में कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठे हैं, इतना तो समय मिलेगा नहीं, कितना समय लिया मैंने, 14 मिनट का समय लिया इस बारे में बात करते हुए सब कुछ। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उस समय आप क्या करेंगे? आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ गोला बनाइए कि कार्बन चक्र की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की योगदान की बात हो रही है, आप कल्पना करते चलिए कि इससे होता है कि नहीं, हाँ गैसेज निकलती हैं, संभावना है कि हो सकता है, इससे हो सकता है, यहाँ मुझे डाउट है, तुरंत आप सोचिए
कि ये डाउट कितना वैलिड है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में ऐसा होता है कि पौधे खींचते हैं, बस इतना है, यानी कि उल्टी सी बात है। आपने एलिमिनेट किया ऑप्शंस को, आपको ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये कट जाएगा। हो गया। इस तरीके से आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। बाकी जो बेसिक पढ़ रहे हैं वो तो है ही, टॉप 300 आपके पास है ही, 4 साल से मैं सबूत दिखा रहा हूँ भाई, इतना ही पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो दे देता है, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए, तुरंत नोट लीजिए, जल्दी से तैयार करिए। मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना है, आप जानते हैं। ठीक है। स्टडी विद मास्टर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी नोट आपको मिल रही है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो आज बस इतना ही है। कल मैं अगले क्वेश्चन में एक अलग तरीके से, अलग टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा कि यूपीएससी कहाँ फंसाती है, कहाँ पर आपको ट्रिक समझनी है, और कैसे आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। तो आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।